हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। जैसा कि पता है कि लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 2 डिस्कस कर लिया था, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने पॉलन ग्रेन और उसका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लिया था। तो एनसीईआरटी में जो अगली हेडिंग है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते क्या हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनीशियम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? गाइनीशियम। और गाइनीशियम की जो यूनिट है, गाइनीशियम की जो यूनिट है और उसको क्या कहते हैं? तो इसकी जो यूनिट है उसको पिस्टिल कहते हैं या इसी को कार्पेल कहते हैं। तो पहला सवाल तो यही आता है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो के नाम पर जो गाइनीशियम है उसमें जो पिस्टिल हैं उनकी संख्या कितनी है। यदि पिस्टिल 1 पाई जाती है तो गाइनीशियम दूसरे प्रकार का होगा, और अगर मोर देन 1 पिस्टिल होगा तो गाइनीशियम दूसरे प्रकार का होगा। तो गाइनीशियम बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोकार्पेली, और एक होता है मल्टी कार्पेलरी। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो का मतलब एक होता है। तो जब कभी किसी पर्टिकुलर गाइनीशियम में केवल 1 कार्पेल हो, केवल 1 कार्पेल हो तो हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा हो, मोर देन 1 कार्पेल, कार्पेल कहो और चाहे क्या कहो, पिस्टिल कहो, तो यदि किसी पर्टिकुलर गाइनीशियम को बनाने में सिर्फ एक ही कार्पेल या पिस्टिल है तो हम क्या कहेंगे? वो मोनोकार्पेलरी होगा। और अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी। लेकिन जैसे ही हम ये देखेंगे कि एक से ज्यादा पिस्टिल हैं, वैसे 2 ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। क्या? ये जो मोर देन 1 कार्पेल हैं या जो मोर देन 1 पिस्टिल हैं, उनकी क्या स्थिति है? तो उनकी स्थिति देखें क्या है। ये हो सकता है कि ये फ्यूज्ड हों। जितने भी मान लेते हैं 2 3 4 5 जो भी पिस्टिल पाए जाते हैं, तो अगर एक से ज्यादा पिस्टिल हैं तो जितने भी पिस्टिल हैं यदि वो फ्यूज्ड हैं तो क्या कंडीशन होगी, और यदि वो फ्री हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो यदि फ्यूज्ड पिस्टिल होते हैं, यदि फ्यूज्ड पिस्टिल होते हैं तो इसके लिए जो टर्म है वो है सिनकार्पस, और यदि फ्री है तो इसके लिए एक शब्द है जिसका नाम है एपोकार्पस। तो सिनकार्पस और एपोकार्पस 2 हमें टर्म मिल गए। एक हो गया क्या? सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब ही होता है फ्यूज्ड कार्पेल, और एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री कार्पेल। कब? जब एक से ज्यादा कार्पेल हो, और अगर एक ही कार्पेल होगा तो बात ही खत्म हो गई। तो अब हमको यहाँ 2 क्वेश्चन याद रखने हैं कि किसी पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट क्या है। तो आप कहोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं गाइनीशियम, उसकी यूनिट है पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल की संख्या कितनी है? यदि एक है तो हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी। हाँ, अगर एक से ज्यादा है तो 2 कंडीशन हो जाएंगी, या तो वो फ्यूज्ड होंगी तो क्या कहेंगे? सिनकार्पस, और यदि या तो फ्री होंगी तो क्या कहेंगे? एपोकार्पस। अब एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, देखते हैं कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में दिया है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल बताएं,
तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल पैपावर है। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल पैपावर है। लेकिन अगर पूछेगा मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, तो जो एनसीईआरटी में दिया है वो माइकेलिया दिया है। एक स्पेशल सवाल हमको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हिबिस्कस में कैसा गाइनीशियम पाया जाता है, तो हम कहेंगे हिबिस्कस का जो गाइनीशियम है वो है पेंटाकार्पेलरी सिनकार्पस। तो ये 3 एग्जाम्पल हमको याद कर लेने हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखिएगा, जो हिबिस्कस वाला है उसमें देखिए 5 स्टिग्मा दिख रहे हैं, इसका मतलब वो पेंटाकार्पेलरी कंडीशन में है। तो हिबिस्कस पेंटाकार्पेलरी सिनकार्पस होता है, माइचेलिया मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस होता है, पैपावर मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस होता है। अब हम लोगों को पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। तो देखिए पिस्टिल के बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बातें होती हैं ये आप समझ लीजिए। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो किसी भी पिस्टिल में स्ट्रक्चर वाइज जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ इतने हैं कि जो पिस्टिल है उसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। एक नाम होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन याद रखने हैं आपको कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी में क्या अंतर होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो स्टिग्मा थोड़ा सा फ्लैट प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है, तो पिस्टिल का वो पार्ट जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरीके से काम करता है। होता क्या है, इधर देखिए, मान लेते हैं कि ये एंथर है और यहां से निकले क्या, पालन ग्रेन। तो ये किसी भी मीडियम के द्वारा अंततः कहां पहुंचेंगे, स्टिग्मा के ही पास पहुंचेंगे। तो स्टिग्मा पर ही तो पालन ग्रेन आएंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टिग्मा क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर कार्पेल का वो हिस्सा जहां क्या आते हैं, पालन ग्रेन आते हैं। इसका मतलब ये क्या है, तो हम कहेंगे ये है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या है, तो आंसर देंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर किसके लिए, तो आंसर देंगे पालन ग्रेन के लिए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा स्टाइल क्या है, तो दिख रहा है कि आपको सिलेंडर लाइक पार्ट है वो भी लॉन्ग पार्ट है। तो ये क्या है, ये लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है। और कहां पाया जाता है, तो दिख रहा है स्टिग्मा के नीचे है, बिलो स्टिग्मा। तो एक क्वेश्चन तो यही है, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट बिलो स्टिग्मा कौन सा है, आंसर देंगे स्टाइल। दूसरा सवाल इसमें यह है कि यही वो पार्ट है जो कनेक्ट करता है किसको, स्टिग्मा टू ओवरी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, कल को पढ़ेंगे कि जब यहाँ पालन ग्रेन आएंगे तो पालन जर्मिनेट करेंगे। मान लेते ये पर्टिकुलर कोई पालन है, तो जब पालन जर्मिनेट करेगा तो इसके अंदर पालन ट्यूब गो करेगी। तो पालन ट्यूब के लिए रास्ता कौन देगा, आंसर देंगे क्या, स्टाइल। तो तीसरा क्वेश्चन है प्रोवाइड पैसेज फॉर पालन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब के लिए रास्ता कौन देगा, आंसर देंगे क्या, स्टाइल। ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा कि ओवरी क्या है, तो दिख रहा है ओवरी सबसे नीचे का हिस्सा है। सबसे नीचे का मतलब बेसल पार्ट है। तो ओवरी क्या है, तो आंसर देंगे बेसल बल्ज पार्ट
ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल का सबसे बेसल बल्ज पार्ट कौन सा है? आंसर देंगे ओरी। दिख रहा है कि ओरी के अंदर कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी को कहते हैं ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन चैम्बर। तो ये क्या होता है? ओवेरियन कैविटी या इसी को कहते हैं ओवेरियन चैम्बर। और ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन चैम्बर के लिए एक टर्मिनोलॉजी है, इसी को कहते हैं लोक्यूल। तो ओरी के अंदर जो कैविटी है उसका नाम क्या है? ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन चैम्बर या लोक्यूल। और लोक्यूल की संख्या भी अलग अलग होती है। अगर 1 लोक्यूल होगा तो हम कहेंगे वो मोनोलाकुलर है, और अगर एक से ज्यादा होगा तो कहेंगे मल्टीलाकुलर है। ठीक है। इसी ओवेरियन कैविटी में पाए जाते हैं कौन सी चीज? तो आंसर देंगे ओव्यूल। ओव्यूल कहो या इसी को कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो पहला क्वेश्चन तो तुरंत यही मिलेगा कि ओव्यूल कहां पाए जाते हैं? तो आंसर देंगे ओवेरियन कैविटी में। या कहां पाए जाते हैं? आंसर देंगे ओवरी में। कितने ओव्यूल पाए जाते हैं? किसी एक ओवरी में कितने ओव्यूल पाए जाते हैं? तो वो जरा देख लेते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल इन ईच ओरी। तो ओव्यूल में ओव्यूल का जो नंबर है वो हो सकता है कि वो 1 हो, या हो सकता है वो मेनी हो सकता है एक ही पाया जाता हो, और हो सकता है एक से ज्यादा पाया जाता हो। तो अगर एक पाया जाता है तो किसमें किसमें? तो आंसर देंगे व्हीट में, पैडी में और मैंगो। जैसा एनसीईआरटी में लिखा है कि व्हीट में, पैडी में और मैंगो में एक ओरी में एक ही ओव्यूल पाया जाता है। लेकिन जब हम आते हैं कुछ अन्य में, जैसे पपाया में, जैसे वाटरमेलन में और जैसे ऑर्किड में, पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड में एक से ज्यादा ओव्यूल किसी एक ओवरी में पाए जाते हैं। तो ये तो ओव्यूल का नंबर हो गया। वापस आते हैं। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पिस्टिल को देखेंगे, अगर हम किसी पिस्टिल को ध्यान से देखेंगे तो पिस्टिल में हमको क्या देखने को मिलेगा? तो हम कहेंगे इसमें स्टिग्मा होगा, इसमें स्टाइल होगी, इसमें ओरी होगी। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफार्म है। स्टाइल क्या है? सिलेंडर पार्ट है जो स्टिग्मा के नीचे है। यही स्टिग्मा को ओरी से कनेक्ट करता है, यही पैसेज देता है पालिन ट्यूब को। ओरी क्या है? बेसल बल्ज पार्ट है। इसके अंदर क्या है? ओवेरियन कैविटी है या ओवेरियन चैम्बर है, जिसको कहते क्या है? लोक्यूल। और इसी में पाए जाते हैं ओव्यूल। अब कैसे पाए जाते हैं ये भी आपको देखना है। तो देखें कैसे पाए जाते हैं। ओरी की वाल पर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ओरी की वाल पर एक स्ट्रक्चर होता है। ओरी की वाल पर एक स्ट्रक्चर होता है जिस जगह से ओव्यूल अटैच होते हैं। ओरी की वाल पर एक स्ट्रक्चर होता है जिस जगह से ओव्यूल अटैच होते हैं। तो स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? तो कहोगे प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू क्या? ओरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पाए जाते हैं वो हवा में नहीं लटके होते हैं, वो ओरी से अटैच होते हैं। किस पर्टिकुलर जगह? तो आंसर हम लोग क्या देंगे? प्लेसेंटा। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल देखिए जरा ध्यान से। दूसरी चीज ये है कि किसी पर्टिकुलर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पाया जाता है वो प्लेसेंटा से अटैच कैसे होता है? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं फ्यूनिकिल। ये क्या है? फ्यूनिकिल। और फ्यूनिकिल क्या है? तो आप कहेंगे ये स्टाक है।
पर्पज क्या है, इस फ्यूनिकल की जिम्मेदारी है कि वो प्लेसेंटा को किससे अटैच करे, ओव्यूल से, या ओव्यूल को किससे अटैच करे, प्लेसेंटा से। फिर एक और क्वेश्चन देखें, ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ओव्यूल किससे अटैच है, फ्यूनिकल से अटैच है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी एक टर्म है और इसको कहते हैं हाइलम। अगर आपसे पूछा जाए हाइलम क्या है, तो आप कहोगे हाइलम कनेक्शन है या जंक्शन है, और वो भी किसके किसके बीच जंक्शन है, तो आंसर देंगे ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है उसी को हम कहते क्या हैं, उसी को कहते हैं हाइलम। तो देखिए 3 क्वेश्चन यहां दिख रहे हैं। किसी पर्टिकुलर ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, तो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल, यही ओव्यूल है। अब ओव्यूल हवा में तो लटका नहीं है, तो ओव्यूल फाउंड अटैच विद द ओरी विद द हेल्प ऑफ स्टाक, जिसका नाम क्या है, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल कहाँ अटैच होता है, तो आंसर देंगे क्या, प्लेसेंटा। मार्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि कई प्रकार के प्लेसेंटेशन होते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, पेरिफेरल प्लेसेंटेशन, बहुत प्रकार के होते हैं, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो जो जो प्लेसेंटेशन के नाम है वो मार्फोलॉजी में देखेंगे। तो अभी मोटा मोटा हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि किसी पर्टिकुलर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट को अगर ध्यान से देखें तो वो बना होता है पिस्टिल का। पिस्टिल के अंदर अगर जाकर के देखें तो स्टिग्मा स्टाइल ओरी होता है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, स्टाइल सिलेंडर पार्ट होता है, ओरी बेसल बल्ज पार्ट होता है, ओरी के अंदर कैविटी है जिसका नाम ओवेरियन चैम्बर या लोक्यूल है, और उसमें पाए जाते हैं क्या, ओव्यूल। और ओव्यूल को कहते क्या है, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल की संख्या कितनी होती है, ये 1 पर ओरी हो सकता है या मेनी पर ओरी हो सकता है। 1 वाला एग्जाम्पल कौन सा है, तो आंसर क्या देंगे, व्हीट है, पैडी है और मैंगो है। और मोर देन 1 का आंसर क्या देंगे, तो पपाया है, वाटरमेलन है और ऑर्किड है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि ओव्यूल हवा में नहीं लटके हैं, ओव्यूल किससे अटैच होते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टाक की मदद से प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। और प्लेसेंटा क्या है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द ओरी है। हाइलम क्या है, तो हाइलम वो पॉइंट है जहां कनेक्शन होता है किसका, ओव्यूल का फ्यूनिकल से। ओव्यूल का फ्यूनिकल से जो कनेक्शन होता है उसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम कहते क्या है, क्या, हाइलम। ठीक है। तो यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है किसी पर्टिकुलर ओवरी में पाए जाते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हमको वो देखना है। तो इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, चलिए देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर ओव्यूल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो न्यूसेलस होता है। तो मान लेते हैं कि ये न्यूसेलस है, किसी पर्टिकुलर ओव्यूल के अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो न्यूसेलस होता है। और न्यूसेलस होता क्या है, तो न्यूसेलस होता है मास ऑफ सेल। मास ऑफ सेल, किसी ओव्यूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूसेलस, जिसको कहते हैं मास ऑफ सेल सा बना होता है। इसी को बॉडी ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। बॉडी ऑफ ओव्यूल। सबसे दूसरी खास बात यह होती है कि जो ओव्यूल होता है वो सराउंडेड होता है। ओव्यूल के चारों तरफ कुछ पाया जाता है, तो ओव्यूल सराउंडेड बाई एनवेलप। अब एनवेलप कौन सा होता वो देखेंगे। ओव्यूल सराउंडेड बाई, तो आंसर देंगे एनवेलप। ये है आउटर इनवेलप और ये है इनर इनवेलप। इनवेलप को कहा जाता है इंटेगुमेंट, तो ये हो गया आउटर
इंटेगुमेंट और ये हो गया इनर इंटेगुमेंट, और ये दोनों क्या हैं तो कहोगे इनवेलप हैं, और इनवेलप का ही दूसरा नाम क्या है, इंटेगुमेंट है। ठीक है, कितने होते हैं, या तो एक होगा या तो दो, अगर दो होंगे तो आउटर और इनर होगा, और अगर एक होंगे तो बात ही खत्म। सबसे खास बात अगर देखें तो इंटेगुमेंट ने या एनवेलप ने न्यूक्लियस को चारों तरफ से इनसर्कल कर रखा है, बस एक जगह नहीं किया है, वो ये जगह वो है टिप ऑफ ओव्यूल। ध्यान से सुनिएगा, टिप ऑफ ओव्यूल पर न्यूक्लियस के चारों तरफ इंटेगुमेंट नहीं है, इसका मतलब ये स्पेशल हो गया। तो जो टिप ऑफ ओव्यूल होता है इस जगह थोड़ा सा एपर्चर दिखाई पड़ेगा, और इसी एपर्चर को कहेंगे माइक्रोपाइल। तो पहला सवाल है कि ये कहां है, तो आंसर देंगे एट टिप ऑफ ओव्यूल। माइक्रोपाइल क्या है तो कहोगे ये छोटा सा एपर्चर है, जहां पर क्या नहीं है तो आउटर और इनर इंटेगुमेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, जिस पर्टिकुलर जगह माइक्रोपाइल पाया जाता है उसके जस्ट अपोजिट, तो उसके जस्ट अपोजिट ये पॉइंट है, जस्ट अपोजिट वाला जो पॉइंट होता है उसे चलाजा कहते हैं। तो एक शब्द मिल गया क्या, माइक्रोपाइल, और एक शब्द क्या मिल गया, चलाजा। अब चलाजा कहां है तो कहोगे चलाजा है अपोजिट टू माइक्रोपाइल, अपोजिट टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट है क्या, चलाजा। इसी को कहते हैं बेसल पार्ट, क्या कहते हैं, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो चलाजा के दो क्वेश्चन हो गए, क्या है अपोजिट टू माइक्रोपाइल एक पॉइंट है, चलाजा क्या है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है। इस इंड को कहते हैं, इस इंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड। क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर इंड। जिधर माइक्रोपाइल हो वो है माइक्रोपाइलर इंड, तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, तो उसके अपोजिट हो जाएगा चलाजल इंड। तो किसी ओव्यूल के हो गए दो हिस्से, कौन कौन से, एक हो गया माइक्रोपाइलर इंड और एक हो गया चलाजल इंड। माइक्रोपाइलर इंड कहाँ है, जहां माइक्रोपाइल है। चलाजल इंड कहाँ है, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। एक क्वेश्चन और अभी मैं पीछे बता के आपको आया हूं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है फ्यूनिकिल। तो पहले से ही पता है कि बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकिल के बीच का जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को क्या कहते हैं, तो उस कनेक्शन को कहते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकिल विद बॉडी ऑफ ओव्यूल, या हाइलम इज द कनेक्शन बिटवीन फ्यूनिकिल एंड ओव्यूल। और फ्यूनिकिल क्या है, तो फ्यूनिकिल इज द स्टाक दैट हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द ओवरी। ठीक है, तो अगर हम बेसिक बातें देखें तो बेसिक बातें कुछ विशेष नहीं दिखाई पड़ी। क्या, किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में, किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, मास ऑफ सेल है, जिसको बॉडी ऑफ ओव्यूल भी कहते हैं। मास ऑफ सेल के चारों तरफ पाया जाता है एनवेलप, कितने, एक हो सकता है दो हो सकता है। एनवेलप किस जगह नहीं है, टिप पर नहीं है, उसी हिस्से को कहते हैं क्या है, माइक्रोपाइल। उसके अपोजिट जो होता है उसे कहते हैं क्या है, चलाजा। इसे कहते हैं टिप ऑफ ओव्यूल, तो ये हो गया बेस ऑफ ओव्यूल। इसे कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड, तो ये हो गया चलाजल इंड। अब इसके बाद की जरा सवाल देखते हैं। इसके बाद की स्थिति ये है कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर, किसी पर्टिकुलर ओव्यूल के न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम, इस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम एम्ब्रायोसैक होता है। इसी को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट।
फाइट। तो पहला सवाल ये हो गया कि एम्ब्रायोसैक कहाँ पाया जाता है, तो कहोगे न्यूसेलस में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन है कि किसी पर्टिकुलर एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रायोसैक होते हैं, तो कहेंगे किसी एक ओव्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्ब्रायोसैक होता है, सिंगल एम्ब्रायोसैक। सिंगल एम्ब्रायोसैक प्रेजेंट इनसाइड ओव्यूल, कहाँ, न्यूसेलस में। अब ये एक ही कैसे हुआ तो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर मोटा मोटा क्लियर हो गया है कि किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में, किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में क्या होते हैं, तो आप कहोगे अंदर न्यूसेलस होता है, बाहर इंटेगुमेंट होते हैं, न्यूसेलस मास ऑफ सेल होता है, उसके अंदर एम्ब्रायोसैक होता है जिसको फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। कैसे बना अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि इंटेगुमेंट आउटर होता है, इनर होता है, एक किनारे आपको इनसर्कल नहीं होता है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल, उसके अपोजिट वाले को कहते हैं चलाजा, ठीक है। अब जरा देखिए टाइप ऑफ ओव्यूल देखते हैं बेटा। अभी जो हम लोगों ने ओव्यूल बनाया था ऐसा बनाया था, ऐसा कुछ ओव्यूल हम लोगों ने बनाया था इस टाइप का, थोड़ा खराब बन गया, इसको सही कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने जो ओव्यूल बनाया था वो कुछ इस टाइप का बनाया था। इस टाइप का हम लोगों ने अभी कुछ ओव्यूल बनाया था। ऐसा ओव्यूल जिसमें एक किनारे पर माइक्रोपाइल हो, दूसरे किनारे पर चलाजा हो, उसके बाद हाइलम हो, उसके बाद फ्यूनिकिल हो, ऐसे ओव्यूल को हम लोग कहते हैं आर्थोट्रॉप ओव्यूल। जब कभी माइक्रोपाइल, चलाजा और हाइलम और फ्यूनिकिल ये सब एक लाइन में हो, इसी को कहते हैं आर्थोट्रॉपस ओव्यूल। और इसको एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये है पॉलीगोनियम। तो ये किस में पाया जाता है, पॉलीगोनियम में। लेकिन दूसरा देखें, दूसरा ये होता है, अगर हम दूसरे ओव्यूल को देखें तो वो कुछ ऐसा बना होता है। इस ओव्यूल की स्थिति यह है कि आप इस हिस्से को पकड़ के इधर की तरफ बेंड कर दीजिए, तो अगर इस हिस्से को पकड़ के इधर की तरफ बेंड कर दोगे 180 डिग्री तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस ओव्यूल का नाम है एनाट्रापस ओव्यूल। तो ये कौन सा ओव्यूल है, एनाट्रापस ओव्यूल। इसी को कहते हैं इनवर्टेड ओव्यूल। क्या होता है इसकी खास बात, इसकी खास बात यह है कि इसका जो माइक्रोपाइल है वो बिल्कुल किसके करीब आ गया है, वो फ्यूनिकिल के करीब आ गया है। और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये हाइलम होगा, और यहां हम क्या कहेंगे, चलाजा। पहले क्या था, जो चलाजा था वो इसके पास था, यहां देखिए आप। तो जब कभी माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम और फ्यूनिकिल सब एक ही लाइन में हो तो आर्थोट्रापस, लेकिन जब माइक्रोपाइल फ्यूनिकिल के पास आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, एनाट्रापस। और यही कॉमन ओव्यूल है। लगभग लगभग 80% एंजियोस्पर्म में यही ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार के ओव्यूल हो गए, वैसे होते तो कई प्रकार के हैं, सर्सिनोट्रापस भी होता है, कैम्पाइलोट्रापस भी होता है, एम्फीट्रापस भी होता है, लेकिन चूंकि अब एनसीईआरटी में दिए नहीं है इस नाते आपको नाम नहीं याद रख रहे हैं। सिर्फ दो नाम याद रखिएगा, एक कौन सा, आर्थोट्रापस। दिया तो ये भी नाम नहीं है, नाम तो सिर्फ एनाट्रापस दिया है, लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब आपको आर्थोट्रापस पता होगा। तो दो कम से कम याद रखेंगे, एक आर्थोट्रापस और एक एनाट्रापस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में, किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में न्यूसेलस के चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये न्यूसेलस है, ठीक। तो होता ये है कि जो न्यूसेलस है ये है न्यूसेलस।
न्यूसेलस तो मास ऑफ सेल है, और यहां जो सेल होती हैं वो पाई जाती हैं डिप्लॉयड। इसी न्यूसेलस में से कोई एक सेल, याद रखिएगा कैसी, कितने सिंगल, कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, और उसी सेल को हम लोग कहने लगते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। कौन सी बनी? मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि क्या होती है? डिप्लॉयड सेल। तो किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितनी मेगा स्पोर मदर सेल होगी, तो आंसर देंगे सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल होगी। और यह मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करती है। क्या करती है? मियोसिस। और क्या बनाती है? मेगा स्पोर। कितने मेगा स्पोर बनेंगे? तो आपको पता है कि जब कभी मियोसिस होती है तो 4 हेप्लॉइड सेल बनती हैं। तो कितने मेगा स्पोर बनेंगे? 4 मेगा स्पोर। हेप्लॉइड के डिप्लॉइड, आंसर देंगे हेप्लॉइड। लेकिन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो 4 मेगा स्पोर बने हैं, इसमें से 3 मेगा स्पोर क्या कर जाएंगे? डी जनरेट कर जाएंगे, और फंक्शनल मेगा स्पोर कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसी मेगा स्पोर में माइटोसिस होगी। इसी मेगा स्पोर में माइटोसिस होगी, और उसी से बनेगा क्या? एम्ब्रायो सैक। और कितने एम्ब्रायो सैक बनेंगे? तो कंफर्म है कि कितने बनेंगे? सिंगल ही। क्यों? ध्यान से देखिएगा, जब फंक्शनल मेगा स्पोर 1 है तो एम्ब्रायो सैक भी कितना होगा? 1। और बनाने वाली सेल भी कितनी थी? 1। तो एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल बनेगा, और वही एक फंक्शनल मेगा स्पोर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रायो सैक। या इसी को हम लोग कहेंगे क्या? इसी को कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो मोटी मोटी बात देखिए क्लियर कर ली है। किसी ओव्यूल में पाया जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस मास ऑफ सेल होता है, जो कि डिप्लॉयड सेल का बना होता है। इसमें से कोई सिंगल सेल क्या बना लेगी? मेगा स्पोर मदर सेल की तरीके से बिहेव करने लगेगी, और किस में जाएगी? मियोसिस में। और जब मियोसिस होगी तो बनेंगे 4 मेगा स्पोर। लेकिन जब 4 बनेंगे उसमें से 3 डी जनरेट हो जाएंगे, एक ही बचेगा। तो फंक्शनल मेगा स्पोर 1 होगा, मेगा स्पोर हेप्लॉइड होगा, जाएगा माइटोसिस, और क्या बनेगा? एम्ब्रायो सैक। तो अब सवाल यह है कि मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने को क्या कहते हैं? तो मियोसिस यहां जो हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, इसी को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो हमको डिटेल में पढ़ना है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, तो क्या बताओगे? तो आप कहोगे ये है फॉर्मेशन ऑफ किसका? मेगा स्पोर का। कहां से? फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। कहां से? फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। कैसे? बाय मियोसिस। और कितने मेगा स्पोर बनेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कितने मेगा स्पोर बनेंगे? 4 मेगा स्पोर। तो जब कभी मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस करेंगे तो 4 मेगा स्पोर बनेंगे, उसी को कहेंगे क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब कैसे होता है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये न्यूसेलस है। मान लेते हैं कि ये न्यूसेलस है। तो अगर न्यूसेलस होगा तो ये ओव्यूल के अंदर होगा, और अगर ओव्यूल के अंदर होगा तो इसके एक तरफ क्या होगा? माइक्रोपाइलर एंड, और एक तरफ क्या होगा? चलाजल एंड। तो मान लेते हैं ऊपर की तरफ है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो नीचे क्या होगा बेटा? चलाजल एंड होगा।
तो न्यूसेलस का ये माइक्रोपाइलर इंड है, न्यूसेलस का ये चलाजल इंड है। देखिए होता क्या है कि जब मेगास्पोरोजेनेसिस होनी होती है तब इस पर्टिकुलर न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर इंड की तरफ, इस पर्टिकुलर न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर इंड की तरफ एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है और इसी का नाम होता है क्या? तो इसी का नाम होता है मेगा स्पोर मदर सेल। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि किधर की तरफ बनी है, तो कहेंगे एट माइक्रोपाइलर इंड, एक क्वेश्चन। दूसरा, इसी में तो मियोसिस होनी है, इसी में होगी क्या? मियोसिस। और जब मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे? तो अभी पहले से ही पता है, मेगा स्पोर बनेंगे। तो चलो मियोसिस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट मियोसिस हो गई, क्योंकि मियोसिस तो 2 स्टेप में होती है। ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो फर्स्ट अगर रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा तो क्या बन के तैयार होगा, जरा देखिएगा। हमको 2 सेल मिलेंगे। अभी क्या मिल गए हैं? तो हम कहेंगे हमें मिल गए हैं 2 मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर होंगे कैसे बेटा? हेप्लॉइड, जबकि मेगा स्पोर मदर सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर होगा मियोसिस सेकंड, या कहेंगे सेकंड रिडक्शन डिवीजन, चूंकि 2 स्टेप में होता है। और अगर 2 स्टेप में होगा तो हमको क्या मिलेगा? तो अगर दोनों सेल रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट करेंगी तो हमको क्या मिल जाएंगे? तो हमको मिल जाएंगे 4 मेगा स्पोर। जो 4 मेगा स्पोर मिले हैं वो भी क्या होंगे? वो हेप्लॉइड होंगे। यहाँ कितने मेगा स्पोर हैं बेटा? यहाँ 2 मेगा स्पोर हैं। इस नाते इसको कहते हैं मेगा स्पोर डायड। जबकि यहाँ कितने मेगा स्पोर हैं? 4, तो इसको कहते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 मेगा स्पोर है, इसमें ये मेगा स्पोर किधर की तरफ है? माइक्रोपाइलर की तरफ है, और ये वाला मेगा स्पोर किधर की तरफ है? चलाजल एंड की तरफ है। तो होता ये है कि जो 4 मेगा स्पोर बने हैं उसमें से 3 मेगा स्पोर, ये 3 मेगा स्पोर जो किधर की तरफ है? तो हम कहेंगे ये हैं टुवर्ड माइक्रोपाइल। तो यही क्या कर जाएंगे? ये डीजनरेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डीजनरेट। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो 3 मेगा स्पोर डीजनरेट होते हैं वो किधर से जनरेट होते हैं? तो आंसर क्या देंगे? माइक्रोपाइलर एंड वाले की तरफ जनरेट हो जाते हैं। तो जो ये बचा है, ये वाला, ये जो है ये है 1 मेगा स्पोर, और ये है बेटा किधर की तरफ? तो ये है चलाजल एंड। और जो चलाजल एंड की तरफ है मेगा स्पोर, यही मेगा स्पोर नॉट डीजनरेट, नॉट डीजनरेट। ये डीजनरेट नहीं होगा, तो फिर अगर ये डीजनरेट नहीं होगा तो फिर होगा क्या? यही मेगा स्पोर होगा क्या? फंक्शनल मेगा स्पोर। और अगर यही फंक्शनल मेगा स्पोर है, अगर यही फंक्शनल मेगा स्पोर है तो फिर इसी से क्या बनना है? एम्ब्रायोसैक बनना है। तो ये बहुत काम की बात यहां बता दी गई। क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर ओव्यूल के न्यूसेलस में
माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक डिफरेंशिएटेड सेल बन गई जिसका नाम मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड सेल थी। कहाँ बनी? माइक्रोपाइलर एंड। इसी को किस में जाना है? मियोसिस में। क्या बनाना है? 4 मेगास्पोर बना लेते हैं। कैसे? पहला रिडक्शन डिवीजन होगा 2 मेगास्पोर बनेंगे, हम मेगास्पोर डायट कहेंगे। दूसरा रिडक्शन डिवीजन होगा 4 बनेंगे, हम क्या कहेंगे? मेगास्पोर टेट्राड है। लेकिन 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर हैं किधर की तरफ? माइक्रोपाइल की तरफ, वो क्या कर जाएंगे? डीजनरेट। तो जो 1 मेगास्पोर बचा है किधर की तरफ? चलाजल एंड की तरफ, वही डीजनरेट नहीं होगा और वही क्या हो जाएगा? फंक्शनल मेगास्पोर हो जाएगा। तो अगर यही एक फंक्शनल मेगास्पोर है तो फिर इसी से अब क्या बनेगा? इसी से बनेगा एम्ब्रायोसैक। तो कॉन्सेप्ट यहां एक समझ लीजिए क्या है कि किसी पर्टिकुलर ओव्यूल में क्या था? न्यूक्लियस था। और न्यूक्लियस में सेल कौन सी बनी? मेगास्पोर मदर सेल। फिर उससे क्या बना? मेगा स्पोर। वो भी कौन सा? फंक्शनल। कितने हैं? तो फंक्शनल मेगास्पोर याद रखिएगा कि फंक्शनल मेगास्पोर सिंगल होता है। इसी मेगास्पोर में होगी क्या? माइटोसिस। तो बनेगा क्या? एम्ब्रायोसैक, या इसी को कहेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। क्या कहेंगे? फीमेल गेमेटोफाइट। एक और खास बात, ये है एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन। एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन क्या है? तो हम कहेंगे जब कभी फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होती है तो क्या बनता है? एम्ब्रायोसैक। कितने से? सिंगल मेगास्पोर से बना है, इसी नाते इसके लिए एक शब्द यूज किया गया है, मोनोस्पोरिक। एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ज्यादातर प्लांट में क्या होता है तो हम कहेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन कहां से? फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। अगर सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए एक स्पेशल शब्द है, कौन सा? मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन। तो आज क्लास में हम लोगों ने यहीं तक डिस्कस किया था। अगले लेक्चर पर हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन कि कैसे 1 मेगास्पोर से क्या एम्ब्रायोसैक बनता है। एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था क्या? हाउ मेनी माइटोसिस एंड मियोसिस रिक्वायर टू प्रोड्यूस 10 एम्ब्रायोसैक। अगर 10 एम्ब्रायोसैक बनने हैं तो कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस? जरा बेहतर देखते हैं वापस चल के। अभी हम लोगों ने ये चेन देखी है, बिल्कुल सामने क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर बना था तो यहां बेटा क्या हुई? तो यहां हुई मियोसिस। वो भी कितनी? तो ये सिंगल मियोसिस हुई है, एक ही मियोसिस है, बस उसके 2 पार्ट हुए थे। तो एक मियोसिस से क्या बनता है? एक ही मेगास्पोर बनता है। तो मियोसिस कितने किए? 1। मेगास्पोर कितने बनाए? 1। फंक्शनल तो एक ही मिलता है। और देखो फिर माइटोसिस होती है। याद रखिएगा कितनी माइटोसिस होती हैं? 3 माइटोसिस। कितनी माइटोसिस? 3 माइटोसिस। तो एक मेगास्पोर में 3 माइटोसिस होती हैं तो क्या बनता है? सिंगल एम्ब्रायोसैक बनता है। तो पलट देते हैं, एक एम्ब्रायोसैक बनने के लिए कितनी माइटोसिस? 3। और कितनी मियोसिस? 1। तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्या
अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 10 एम्ब्रायोसैक बनाने हैं तो बताओ माइटोसिस कितनी, तो माइटोसिस तो जितनी उसके 3 गुना 30 माइटोसिस हो जाएंगे। और मियोसिस कितनी, तो जितने एम्ब्रायोसैक उतने ही मेगास्पोर, और जितने मेगास्पोर उतनी मियोसिस, मतलब मियोसिस कितनी होंगे 10 होंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 एम्ब्रायोसैक बनने के लिए कितनी माइटोसिस कितनी मियोसिस, माइटोसिस हो जाएंगी 30 और मियोसिस हो जाएंगे क्या 10। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर पर हम मेगास्पोर से एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन और पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों।